दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम क्लिक ऑनलाइन पोर्टल में। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है, हम लोग कर रहे हैं टीसीएस के 4600 क्वेश्चन की जीके की सीरीज, जो उसने जितने भी पेपर्स कराए थे 2020 में एसएससी के, उसमें पूछे थे। तो उस सीरीज का ये पार्ट 9 है। इससे पहले के अगर 8 पार्ट आपने नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर उनको भी देख सकते हैं, आपको उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो इस वाली वीडियो हम लोग करेंगे एसएससी सीजीएल का पेपर जो हुआ था 3 मार्च को 3rd शिफ्ट में। और इसके अलावा आपके जितने भी पेपर हैं, जैसे कि एसएससी, एचएसएल, सीजीएल, स्टेनो, जेई, सीपीओ, फेज 8 और दिल्ली पुलिस, इनको भी एक एक करके हम देखेंगे। इस तरीके से आप टोटल 4600 क्वेश्चन कर लेंगे। इससे आपके क्वेश्चन तो कलेक्ट होंगे ही, साथ साथ पेपर को लेकर आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट किस बेस का पूछा जाता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी किस लेवल की पूछी जाती है। तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इससे। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हम लोग सीधे चलते हैं क्वेश्चन पर। और आपको अपनी तैयारी में मेरा छोटा सा ये सहयोग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब चलते हैं हम लोग सीधे क्वेश्चंस पे। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा था आपसे, गुप्त वंश के अंतिम स्वीकृत सम्राट कौन थे? तो कौन थे? गुप्त वंश के संस्थापक तो थे श्रीगुप्त, लेकिन अंतिम सम्राट जो थे वो थे विष्णुगुप्त। और गुप्त वंश के एक और राजा थे समुद्रगुप्त, इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और कल की वीडियो हमने देखा था बिंबिसार जो थे हर्यक वंश के संस्थापक थे, और अशोक ये मौर्य वंश से रिलेटेड थे। नेक्स्ट पूछा था, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स बनना था, कौन सी अर्थव्यवस्थाओं में सभी उत्पादक संसाधन सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण में होते हैं? मतलब कौन सी अर्थव्यवस्था में होते हैं? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं आपको। समाजवादी में होते हैं कि मिश्रित में कि पूंजीवादी या दोहरी अर्थव्यवस्था में? तो इसका जो राइट आंसर है, समाजवादी जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें सारे उत्पादन के साधन सरकार के नियंत्रण में होते हैं। इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं बहुत ही ब्रीफ में दोनों को। देखिए, जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है उसको इंग्लिश में कहते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी, और पूंजीवादी को कहते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इनमें जो वर्ड हैं वो इनका मतलब बता रहे हैं। जैसे सोशल का मतलब होता है समाज, तो ऐसी इकोनॉमी जो समाज का कल्याण करे वो होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी। इसको और सरल भाषा में कहें तो इसको आप कह लीजिए पब्लिक, और इसको कह लीजिए प्राइवेट। और भी देखिए दोनों में क्या अंतर है। जैसे कि इसमें जो वस्तुएं उत्पादित होती हैं इस अर्थव्यवस्था में, उनका मूल्य सरकार तय करती है, जबकि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है उसमें जो पूंजीपति होते हैं, जो प्रोडक्ट बना रहे हैं कंपनी वाले, वो खुद अपने अनुसार वस्तुओं का मूल्य तय करते हैं। अच्छा, सरकार साधनों पर नियंत्रण क्यों करती है? इसलिए करती है नियंत्रण क्योंकि गरीब लोग भी कम से कम पैसे में सभी चीज़ें खरीद पाएँ, उनका भी खर्चा चल सके। जबकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ऐसा कुछ नहीं होता है। इसलिए सोशलिस्ट इकोनॉमी का जो उद्देश्य होता है वो होता है समग्र विकास करना, यानी कि समाज का कल्याण करना। और जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य होता है उसका उद्देश्य केवल एक होता है, प्रॉफिट कमाना, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, तो भारत में है इस समय मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित का मतलब यहाँ पर पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों लोग मिलकर काम करते हैं। नेक्स्ट पूछा था आपसे, फिल इन द ब्लैंक्स बनना है इसमें, किसकी जयंती प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिचारिका दिवस, परिचारिका का मतलब होता है इंटरनेशनल नर्स डे, के रूप में मनाई जाती है? तो बहुत ही फेमस है। कौन है वो? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ये अंग्रेजों के ज़माने की नर्स थी, हालांकि ये थे भी ब्रिटेन की, भारत में नहीं रहती थी ये। इन्होंने जो भूमिका निभाई थी, एक क्रीमियन वार हुआ था, तो उस क्रीमियन वॉर में जितने भी सोल्जर घायल हो जाते थे उनकी ये सेवा करती थी। और रात में उनके पास लैंप लेके जाती थी सैनिकों के पास कि वो आराम से सो तो रहे हैं, कहीं कोई दर्द से कराए तो नहीं रहा है। तो इसलिए इनका नाम पड़ गया था लेडी विद द लैंप। इससे भी क्वेश्चन आता है किसको लेडी विद द लैंप के नाम से जाना जाता है, इनको टाइटल मिला हुआ था। और इनको मदर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग भी कहा जाता है। और देखते हैं हम लोग, ये जो एलिस वॉकर हैं ये अमेरिका की एक नोबेल राइटर हैं। इनका एक नोबेल आया था जो बहुत ही फेमस है। कौन सा? द कलर पर्पल। यहाँ पर लिखा हुआ है वाई एलिस वॉकर, ये नोबेल है एक। इस नोबेल के लिए इनको 1983 में नेशनल बुक अवार्ड भी मिला था, मान बुकर प्राइज़ भी मिला था। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसी से क्वेश्चन बनता है। और देख लीजिए, जैसे क्लारा बार्टन है, ये भी एक नर्स थी, ये अमेरिका की नर्स थी। इनसे ये क्वेश्चन बनता है कि अमेरिकन रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? तो आप बताएंगे क्लारा बार्टन ने की थी। और मदर टेरेसा, इनके बारे में तो आप जानते ही हैं, ये भारत में रहती थी, विदेश की थी, मैसिडोनिया की। इनको मिला था भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वो कौन से विदेशी हैं जिन्हें भारत रत्न मिल चुका है, तो आप बताएंगे मदर टेरेसा को मिला है, खान अब्दुल गफ्फार खान को मिला है, और नेल्सन मंडेला को मिला है भारत रत्न, जो विदेशी हैं। नेक्स्ट था, कौन सा शहर यांगसी नदी के मुहाने पर स्थित है?
तो ये है चीन का शहर संघाई। यांगसी जो नदी है वो एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर है। और पूरे वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? नील नदी है। और बहाव की दृष्टि से देखा जाए, बेसिन के हिसाब से, तो आप बताइए पूरे विश्व की सबसे बड़ी, या आप ऐसे कह लीजिए पूरे विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? बहुत ही फेमस नदी है वो। उस नदी के नाम पर एक ई कॉमर्स स्टोर भी चलता है बहुत फेमस, जिसके जो मालिक हैं वो दुनिया के नंबर 1 अरबपति हैं। अब आप बताइए। नेक्स्ट है, दिसंबर 2019 तक भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता कौन था? तो जो दिसंबर तक था वो था इराक। लेकिन अब अगर 2020 का डाटा देखा जाए तो अब इराक को पीछे करते हुए सऊदी अरब नंबर 1 पे आ गया है। इराक पहुंच गया है दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पे है यूएई। ईरान से भी तेल मंगाता है लेकिन उसका नंबर 4 नहीं है। अब एक चीज़ और देख लीजिए यहाँ पर कि भारत जो है वो वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट इम्पोर्टर है ऑयल का। और फर्स्ट नंबर पे कौन सबसे ज़्यादा ऑयल मंगाता है? तो वो है चाइना। और सेकंड नंबर पे कौन मंगाता है? अमेरिका मंगाता है। क्योंकि तेल के बिना तो कुछ भी नहीं होगा, वाहन नहीं चलेंगे, फैक्ट्रीज नहीं चलेंगी, तो फिर कैसे क्या होगा? इकोनॉमी एकदम ठप हो जाएगी। चलिए इसमें से एक क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग पूछता हूँ आपसे। आप लोग बताइए कि दुनिया में जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है कच्चे तेल का वो कौन है? आप सोचेंगे इसका जो आंसर है लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर का वो इनमें से कोई है। तो इनमें से कोई भी आंसर नहीं है, मैं आपको हिंट देता हूँ। वो ऐसी कंट्री है जिसने जापान के ऊपर बॉम्ब गिराया था। अब बताइए आप आंसर में कौन है लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर? नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित करता है? इकोनॉमिक सर्वे को प्रकाशित करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय। जो इकोनॉमिक सर्वे होता है वो प्रतिवर्ष निकाला जाता है। कब निकाला जाता है? बजट से 1 महीने पहले। अब बजट से 1 महीने पहले क्यों निकाला जाएगा? ये देख लिया, अब 2020-21 का है। बजट से 1 महीने पहले इसलिए निकाला जाएगा क्योंकि जो भी हमारी रिपोर्ट आई है, जिन क्षेत्रों में पैसा निवेश किया जाना है, उनका हमें पता चल जाता है इससे। फिर आने वाले बजट में उसी हिसाब से पैसा वितरित कर दिया जाता है हर क्षेत्र को। नेक्स्ट है, उस भारतीय का नाम बताइए जिन्हें 23 अप्रैल 2014 को यूनेस्को द्वारा इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल के लिए चुना गया था और फिर से 7 मई 2019 को 5 वर्ष के एक और कार्यकाल जो उनका चलेगा 2020 से 25 के लिए फिर से चुना गया है उन्हें। तो इसका जो आंसर है वो है जगजीत पवाड़िया। मैं भी कंफ्यूज हो गया था कि ये कोई मेल पर्सन है, लेकिन ये है जगजीत पवाड़िया। इनकी फ़ोटो देख लीजिए आप। और इनके बारे में ज़्यादा पढ़ के क्या करेंगे आप? बस आप इतना याद रख सकते हैं कि इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड है जो वो भारत के एनसीबी की तरह है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरह है, जो नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक लगाता है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है वियना, ऑस्ट्रिया में। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2019 में किसको भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये हैं जय साय, अमित साय के लड़के हैं ये। और हमने देखा था सौरव गांगुली जो हैं वो बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष हैं। और एक क्वेश्चन और इससे बहुत इंपॉर्टेंट बना है एग्जाम में, क्या कि बीसीसीआई के चीफ सिलेक्टर कौन है? तो बीसीसीआई के चीफ सिलेक्टर हैं चेतन शर्मा। नेक्स्ट है, एक अश्वशक्ति लगभग कितने वॉट के बराबर होती है? तो ये तो कोई भी कर देगा, ये है 746 वॉट। और वॉट किसका मात्रक होता है? वॉट होता है शक्ति का मात्रक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क संगठन का सदस्य नहीं है? तो हमने बताया था आपको, सार्क जो है वो साउथ एशिया के जितने भी देश हैं 8 सटे हुए, उनका एक समूह है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये 1985 में बनाया गया था, बांग्लादेश के ढाका में इसका गठन किया गया था। ये सार्क की 8 कंट्रीज़ हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल और पाकिस्तान, श्रीलंका। मतलब जितने भी भारत से लगे हुए देश हैं जिनकी सीमा भारत से लगती है वो सारे इसके सदस्य हैं, जबकि ये चाइना इसका सदस्य नहीं है। और सार्क का जो मुख्यालय है वो नेपाल के काठमांडू में है। नेक्स्ट पूछा था, रंगीन तामचीनी वाले आभूषणों में खांचों या उत्कीर्णनों पर लेपन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा टाइम लेके देखेंगे हम लोग। इसको कहते हैं मीनाकारी। मीनाकारी ईरान की एक कला है जो वहाँ के बर्तनों पर, डिशेस पर और आभूषणों पर उकेरी जाती है। ईरान से ये भारत में आई थी। वर्तमान में ये राजस्थान और गुजरात वाले इलाके में बहुत फेमस है। अब देख लीजिए कितने बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन निकाली गई है इसमें। ऐसी ही डिज़ाइन आभूषणों पर भी निकाली जाती है, जो ईयर रिंग्स कान में पहने जाते हैं उन पर भी मीनाकारी की जाती है। और ये देखिए अब चिकनकारी लिखा हुआ है यहाँ पर। चिकनकारी फेमस है लखनऊ में, आपने सुना होगा। लखनऊ जो है नवाबों का शहर है और अदब का शहर है।
यहाँ चिकन खाया भी जाता है और चिकन पहना भी जाता है। तो चिकन पहनोगे कैसे? ऐसा तो है नहीं कि मुर्गे के पीस पीस करके हाथ में पहन लिए, कानों में पहन लिए। तो ये वो वाले चिकन की बात नहीं की जा रही है। ये बात की जा रही है, चिकन एक कपड़ा होता है जो कि लखनऊ में बनाया जाता है। इससे जो लेडीज की कुर्ती साड़ी वगैरह होती है वो सब बनाई जाती है। ये बहुत ही फेमस है लखनऊ का चिकनकारी। और जरदोजी क्या है? जरदोजी भी एक कला होती है जिसमें कपड़े पर सोने सी डिजाइन निकाली जाती है। यहाँ पर लिखा हुआ है ना जर, आपने एक डायलॉग भी सुना होगा, जर जोरू और जमीन लड़ाई करवा देते हैं। तो उसी जर में से ये वही वाला जर है। जर का मतलब होता है सोना, सोना या धन। ईरान का ये वर्ड है। ये मुगलों के ज़माने से भारत में प्रचलित है। क्यों मुगलों के ज़माने से प्रचलित है? क्योंकि मुगल बोलते थे फारसी भाषा, और फारसी भाषा है कहाँ की? ईरान की भाषा है। तो ये कला भी वहीं से भारत में आई है, मतलब कपड़े पर सोने की सी डिजाइन निकालना, ये कहलाता है जरदोजी। और वर्तमान में भारत में कहाँ प्रचलित है? यह है लखनऊ, भोपाल और चेन्नई। आपको इनकी जगहों के नाम रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये तो बस मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। इनसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। बहुत आएगा तो ये आएगा कि चिकनकारी कहाँ फेमस है, तो आप बता दीजिए। लखनऊ में फेमस है। और फुलकारी क्या है? फुलकारी जो है यहाँ वर्ड में छुपा हुआ है, देखिए फूल शब्द। ये पंजाब में चलती है और यहाँ साड़ी पर फूल की डिज़ाइन निकाली जाती है। और फूल के अलावा जितने भी रेक्टेंगल वगैरह होते हैं, जितनी भी ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं कपड़े पर, वो भी उकेरी जाती हैं। ये वाली कला चलती है पंजाब में। नेक्स्ट पूछा था, अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF ब्लू क्रॉस प्राप्त करने वाला पहला भारतीय कौन है? हमने देखा था अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन के बारे में, सौरभ चौधरी और मनु भाकर के बारे में आपको याद होगा। तो उसी स्पोर्ट फेडरेशन का सबसे जो हाईएस्ट अवार्ड होता है वो होता है ब्लू क्रॉस। ये मिला था अभिनव बिंद्रा को 2018 में। ये इनका डिप्लोमा है। आप इनके ट्विटर हैंडल पर जाकर देख सकते हैं, उन्होंने लगाया हुआ है इसको। यहाँ पर लिखा हुआ है ब्लू क्रॉस और यहाँ पर अभिनव बिंद्रा लिखा हुआ है। ISSF द्वारा दिया गया है ये, और ये है वो ब्लू क्रॉस जो इन्हें प्रदान किया गया। ये हाईएस्ट अवार्ड है शूटिंग के क्षेत्र का। अभिनव बिंद्रा जो है एक भारत के बेहतरीन शूटर थे। अब तो ये रिटायर्ड हो चुके। 2016 के ओलंपिक के बाद से इन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण मेडल जीता था शूटिंग के क्षेत्र में। और इसके अलावा इन्हें खेल के क्षेत्र का जो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार होता है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, वो भी इनको मिल चुका है। अर्जुन अवार्ड भी इनको मिल चुका है और इनको पद्म भूषण भी मिल चुका है। तो ये बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी थे शूटिंग के क्षेत्र के। ये रिटायर हो चुके हैं अब तो इनसे क्वेश्चन आता रहता है। ये मिला था अभिनव बिंद्रा को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या मस्तिष्क का भाग नहीं है? तो देखते हैं मस्तिष्क के भाग इन तीनों ऑप्शन को। तो ये जो तीनों हैं वो मस्तिष्क के भाग हैं। कहाँ पर हैं देखते हैं। ये वाला जो भाग है रेड कलर वाला आप देख रहे हैं, ये कहलाता है पोन्स, और नीचे वाला मेडुला, और ये ऊपर वाला यहाँ पर देख लीजिए, ये लिखा हुआ है थैलेमस। तो थैलेमस कहाँ पर है? यहाँ पर दो ऑप्शन में देख लिए पोन्स और मेडुला के बारे में। तो थैलेमस इस फिगर में दिखाया नहीं गया है। यहाँ पर आप जो कैविटी देख रहे हैं, इसी हिस्से में जो मैटर होता है उसको कहते हैं थैलेमस। यहाँ पर कैविटी दिखाई गई, थैलेमस को नहीं दिखाया गया। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है? तो कर्णपाली जो है मस्तिष्क का भाग नहीं। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं कर्णपाली या पिन्ना होता क्या है। तो हमने एक फिगर देखी थी कान की कल, तो इसमें अब बाहर का पार्ट देख रहे हैं ना आप, ये लिखा हुआ है ऑरिकल। ऑरिकल को ही दूसरे शब्दों में पिन्ना कहते हैं। ये जितने भी खांचे से संरचना देख रहे हैं जिससे ध्वनि टकरा टकरा के हमारे कान में ही जाने को मजबूर हो जाती है, वही कहलाता है पिन्ना। नेक्स्ट पूछा था, जनवरी 2020 तक निम्नलिखित में से किस देश ने स्वतंत्र रूप से मानव को अंतरिक्ष में नहीं भेजा है? तो जनवरी 2020 तक क्या अभी तक नहीं भेजा है भारत ने, जबकि बाकी तीनों देश ये स्वतंत्र रूप से भेज चुके हैं मानव को अंतरिक्ष में। और भारत कब भेजेगा? भारत भेजना चाह रहा था दिसंबर 2021 में, लेकिन कोरोना की वजह से पूरी तैयारियां नहीं हो पाई, तो ये वाला मिशन पोस्टपोन हो गया है 2022 के लिए। इस मिशन का नाम है गगनयान। इस गगनयान मिशन के तहत 3 लोगों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। किसकी सहायता से भेजा जाएगा? रूस की सहायता से भेजा जाएगा। वहीं पर इन लोगों की ट्रेनिंग होगी। इंडियन एयरफोर्स से ये 3 लोग चुने गए हैं। अब इस क्वेश्चन में एक टेक्निकल चीज़ देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है किस देश ने स्वतंत्र रूप से मानव को नहीं भेजा है। मतलब डिपेंड होके तो किसी न किसी देश पे भेज ही दिया है भारत ने। तो हाँ, भारत ने रूस के सहयोग से, मतलब रूस पर डिपेंड होकर एक व्यक्ति को भेजा था अंतरिक्ष में 1984 में। उस व्यक्ति का नाम है राकेश शर्मा, जो भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री हैं। और पहले क्या, अभी भी वो पहले बने हुए हैं, क्योंकि उसके बाद तो कोई गया ही नहीं।
मेरा कहने का मतलब है कल्पना चावला गई तो थी, लेकिन वो भारत की नागरिक थोड़ी ही थी, भारतीय मूल की अमेरिकन थी वो तो राकेश शर्मा जो हैं वो भारत के पहले और अंतिम ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत के नागरिक हैं और अंतरिक्ष में गए हैं। जब रूस की सहायता से वो अंतरिक्ष में गए तो उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि अंतरिक्ष से भारत कैसा लगता है, तभी उन्होंने कहा था कि सारे जहां से अच्छा लगता है। नेक्स्ट पूछा था हर्यक वंश से मगध के पहले शासक कौन थे, तो हमने इसको बेहतरीन तरीके से कल कवर कर ही लिया है। हर्यक वंश के जो संस्थापक होंगे बिंबिसार, वही तो पहले शासक होंगे मगध के। नेक्स्ट है कान के पर्दे के दोनों ओर के दबाव को बराबर करने में सहायता करती है, कौन सी ट्यूब करती है? यूस्टेकियन नलिका या यूस्टेकियन ट्यूब इसमें सहायता करती है। देख लेते फिगर में, देख लीजिए ये वाला जो आप देख रहे हैं ग्रीन कलर का, ये है कान का पर्दा। अगर ये फट जाए तो इंसान को सुनाई देना बंद हो जाता है, फिर इसके कान पे भले ही डीजे बजाते रहो, इसको कोई मतलब नहीं है। तो इसमें आप ये वाली जो ट्यूब देख रहे हैं यूस्टेक्सियन ट्यूब, ये जो मिड ब्रेन का एक हिस्सा है, ये कान के पर्दे के इस ओर का और इस ओर का दोनों का दबाव बराबर रखती है। और ये वाली यहाँ पर 3 हड्डियाँ लगी हुई हैं, इनमें से जो स्टेपीज होती है ये देखिए सबसे छोटी, ये पूरे मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, और सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, उसको भी हमने देखा था। और इसके अलावा 2 और हड्डियाँ होती है इसमें, मेलस और इनकस नाम की। तो एक कान में 3 हड्डियाँ, दोनों कान में ये 6 हड्डियाँ हो जाती हैं टोटल। नेक्स्ट है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ये लिखा है इसका फॉर्मूला, इसको जाना जाता है जिप्सम के नाम से। और एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इससे बनता है, वो मैं आपको बताता हूँ कि अगर इसमें से हम पानी का अणु निकाल दें, कितना निकाल दें? 1.5 पानी का अणु इसमें से निकाल दें, पानी का मॉलिक्यूल, तब ये क्या बचेगा? तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। देखिए यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर आधा है। जब पानी कम हो गया तो ये जल्दी से प्लास्टर की तरह जम जाएगा और इसका नाम पड़ जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो देख लीजिए इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं कि जिप्सम का फॉर्मूला ये होता है CaSO4 × 2H2O, और जिसमें पानी की कमी हो वो बन जाता है प्लास्टर, इसलिए इसका नाम हो जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध कव्वाली गायक या गायिका थी? तो इसमें से बताना है आपको कौन थे वो। तो आपने नाम सुना होगा नुसरत फ़तेह अली खान। अगर आपने इनका एक भी गाना सुना है तो आप इनके दीवाने जरूर होंगे। इनका जो कव्वाली है उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, आफरी आफरी, वो आपने सुना होगा तो आप ज़रूर मदहोश हो गए होंगे एकदम। और जो ओरिजिनल गाना है मेरे रस के कमर वाला, वो भी इन्होंने ही गाया था। और इसके अलावा बहुत सारे इन्होंने सॉन्ग गाए, जैसे कि ये जो हल्का हल्का सुरूर है, तेरी नज़र का ही कसूर है, इस टाइप के बहुत सारे फेमस सॉन्ग इन्होंने दिए। और फ़तेह अली खान से आप समझ रहे होंगे कि जो वर्तमान में राहत फ़तेह अली खान है पाकिस्तानी सिंगर, ये भी पाकिस्तान के ही थे। तो जो राहत फ़तेह अली खान हैं वो इन्हीं के नेफ्यू हैं, यानी कि भतीजे हैं। नेक्स्ट है नवंबर 2018 में भूटान के प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो भूटान के प्रधानमंत्री जो बने थे नवंबर 18 में, वो बने थे लोटे शेरिंग। ये इनकी फ़ोटो है और इनके नाम के आगे पता नहीं क्या लिख दिया, आप पढ़ भी नहीं पाएंगे, तो आप इनका इतना नाम याद रखिए, लोटे शेरिंग। ये नवंबर 2018 में भूटान के प्रधानमंत्री बने थे। और वर्तमान में भूटान जो है वो भारत का एक संरक्षित राज्य है। संरक्षित राज्य का मतलब है अगर किसी भी देश ने भूटान के ऊपर आक्रमण किया तो ऐसा माना जाएगा कि उसने भारत के ऊपर आक्रमण किया है। नेक्स्ट है विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पोलो मैदान पाकिस्तान में जो है वो पाकिस्तान के कहाँ पर स्थित है, किस स्थान पर? तो पाकिस्तान के संदूर में है विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पोलो का मैदान। और आपको पता होगा कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु थी वो पोलो खेलते समय ही हो गई थी। पोलो को चौगान भी कहा जाता है। ये घोड़ों पर बैठ के खेला जाता है, एक गेंद को मारा जाता है घोड़े पर बैठ के लंबी सी छड़ी लेके गोल्फ की तरह। और 2 छोटे छोटे क्वेश्चन आप इससे और याद रखिए कि पोलो से संबंधित जो ट्रॉफी है कौन सी है? राधा मोहन कप दिया जाता है इसमें, और एक एजरा कप दिया जाता है। ये एजरा वाला कप जो क्वेश्चन है ये बहुत पूछते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट पूछा था किरीबात का चावल का एक व्यंजन है, मतलब कहाँ का है? तो भारत में ही इतनी डिश है कि वो ही हमें याद नहीं होगी। अगर हम पूरा जीवन बिता दें तो हमें श्रीलंका की कहाँ से याद होने वाली है? तो ये क्वेश्चन स्किप करने लायक होता है। इसका राइट आंसर है श्रीलंका। ऐसा एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में लगभग वो डाल देते थे। एक शिफ्ट में पूछा था कि बताइए साके कहाँ की डिश है। अब हमें क्या पता साके कहाँ की डिश है? वैसे साके जो है वो जापान में चावल से बनाई जाने वाली एक डिश होती है। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा आप ऐसे क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए। नेक्स्ट पूछा था गुप्त शासकों ने नाम का एक जुर्माना लगाया।
जो हल रखने वाले प्रत्येक कृषक द्वारा भुगतान किए जाने वाला हल कर था। तो क्वेश्चन में इसका आंसर छुपा दिया। यहाँ पर लिखा हुआ है हल कर और ऑप्शन में लिखा हुआ है हल भी कर। तो जिन लोगों ने भी तुक्का लगाया होगा उनका तुक्का 100% सही बैठ गया होगा। नेक्स्ट है श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर है। इनमें से कौन सा है जो श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर है? कोलंबो जो है वो श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर है और एक समय में कोलंबो श्रीलंका की राजधानी भी हुआ करती थी। से क्या मतलब है? अब श्रीलंका की राजधानी कौन सी है? तो अब जो श्रीलंका की राजधानी है वो है जयवर्धनेपुरा कोट्टे। फिर ये कब थी? ये थी श्रीलंका की आज़ादी के बाद से। आज़ाद कब हुआ था श्रीलंका? श्रीलंका आज़ाद हुआ था भारत के आज़ाद होने के एक साल बाद 1948 में। और किससे हुआ था? अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ था। तो 1948 से 1982 तक कोलंबो इसकी राजधानी रही, लेकिन बाद में ये वाला शहर, ये बिल्कुल कोलंबो से सटा हुआ शहर ही है जयवर्धनेपुरा कोट्टे, इसको इसकी राजधानी बना दिया गया। और एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको, जयवर्धनेपुरा कोट्टे पूरी तरीके से श्रीलंका की राजधानी नहीं है। ऑप्शन में आया तो आपको एक टिक भले ही करना है, लेकिन ये इसकी केवल लेजिस्लेटिव कैपिटल है, बल्कि आज भी एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कैपिटल कोलंबो ही है। लेकिन आपको आंसर कौन सा टिक करना है? आपको आंसर ये टिक करना है, क्योंकि जहाँ पर व्यवस्थापिका होगी वही तो उसकी असली राजधानी मानी जाएगी। ये 3 राजधानियों वाला कॉन्सेप्ट दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज़्यादा सफल हुआ है। यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियाँ हैं। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी एक है केप टाउन जो इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल है, दूसरी प्रिटोरिया जो इसकी एग्जीक्यूटिव है, और तीसरी ब्लॉमफॉन्टेन जो कि इसकी जुडिशियल यानी कि न्यायिक राजधानी है। और इसी साउथ अफ्रीका की तर्ज पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने भी आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियों की मांग की है। कौन कौन सी? अमरावती जो लेजिस्लेटिव कैपिटल होगी, विशाखापत्तनम जो एग्जीक्यूटिव कैपिटल होगी, और कुर्नूल जो जुडिशियल कैपिटल होगी। और इससे भी इंटरेस्टिंग एक बात मैं आपको बताता हूँ, लीगली देखा जाए तो इनमें से कोई भी अभी आंध्र प्रदेश की राजधानी नहीं है। आंध्र प्रदेश की अभी जो राजधानी है वो है हैदराबाद, लेकिन व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अभी हाल में अमरावती है। नेक्स्ट है तीर्थयात्रियों के राजकुमार के रूप में प्रतिष्ठित ह्वेनसांग ने सम्राट के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया। ह्वेनसांग किसके समय में आए थे? ह्वेनसांग आया था हर्षवर्धन के समय में। चीन से भारत की यात्रा पर 3 लोग आए थे। कौन कौन से? फायान, ह्वेनसांग और इसिंग। ह्वेनसांग तो आपने देख लिया, हर्ष के समय आया था। फिर फायान किसके समय आया था? फायान आया था गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, और उन्हीं के दरबार में कालिदास रहते थे। तो ये फायान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के दरबार में रहता था। और इसिंग किसके दरबार में रहता था फिर? तो इसिंग किसी के दरबार में नहीं रहता था। ये आया सीधा चीन से और सीधा डायरेक्ट चला गया नालंदा यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए। इसिंग से एक और क्वेश्चन आता है, बताइए ऐसा कौन सा चीनी यात्री है जो समुद्री रास्ते से भारत आया था? ये दोनों लोग थल मार्ग से आए थे, जबकि इसिंग चीन से निकला और इंडोनेशिया होते हुए भारत पहुंचा था। तो आपको बताना है इसिंग जो है वो समुद्री रास्ते से भारत आया था और ये किसी के दरबार में न जाकर सीधे नालंदा यूनिवर्सिटी गया था। नेक्स्ट पूछा था ल्यूसीफर किस ग्रह का एक और नाम है? तो ल्यूसीफर जो नाम है वो है शुक्र ग्रह का। तो फ्रेंड्स इस तरीके देखे हमने इस सेट के 25 क्वेश्चन को। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।